दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। चंदन बेड पर लेटा हुआ था कि अचानक उसकी नज़र पास की टेबल पर रखी एक पर्ची पर पड़ी। चंदन ने पर्ची को उठाया तो पाया कि वह उसके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है। उसने उसे ध्यान से पढ़ा, लेकिन जब उसकी नज़र परिणाम पर पहुंची तो उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। टेस्ट रिपोर्ट का परिणाम इतना तीखा था कि उसकी आंखों में एक तीर बनकर चुभ गया। वह ऊपर से नीचे तक सिर उठा। उसे अपने अंदर अपनी आत्मा उठती सी नजर आई। उसने कभी सपने में भी न सोचा था कि उसकी इस मीठी जिंदगी का इतना कड़वा परिणाम होगा। उसे अपने आप से घृणा हो गई और वह बेचैन हो उठा। जब उसे कोई उपाय न सूझा तो उसने फोन उठाया और उसने ऐश्वर्या और लारा को अपनी इस मौत के बारे में बताना चाहा, जो उसने उन्हीं के शरीर से ग्रहण की थी। फोन की घंटी बजी तो लारा ने फोन उठाया। ऐश्वर्या वहां नहीं थी। चंदन ने लारा को फोन पर पाया तो उसने अपनी इस मौत के लिए लारा को जिम्मेदार ठहराया और बद्दुआएं दी कि भगवान उसका बदला उससे जरूर लेगा। लारा ने जब सुना कि चंदन HIV एड्स से पीड़ित है तो उसने घुटनों का भी दम सा निकल गया। वह सोफे पर बैठ गई। उसके मन में एकदम 100 सवाल खड़े हो गए, जिनका उसके पास कोई निश्चित उत्तर तो नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष काली छवि जरूर उसके मन में बन गई थी। लगभग 8-10 दिन बीत गए, लेकिन चंदन की स्थिति में कोई सुधार नहीं था। चड्ढा साहब ने जब बड़े डॉक्टर का खर्च उठाया और चंदन का इलाज कराना चाहा, लेकिन कोई जोर न चला। भगवान की शक्ति के आगे सारे डॉक्टर शून्य थे और सभी ने चड्ढा साहब को जवाब दे दिया था। कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। चंदन की हालत लगातार गिरती जा रही थी, जिसे देखकर चड्ढा साहब तिल तिल मर रहे थे, क्योंकि किसी पिता के लिए सबसे कष्टदायक समय वही होता है जब उसका पुत्र उसके सामने तिल तिल करके मरे। जिंदगी के जिस वृक्ष को किसी पिता ने अपने खून से सींच कर बड़ा किया था, वह उसके एक एक पत्ते को टूटकर जमीन पर पड़ते कैसे देख सकता है, और उसकी पीड़ा क्या होती है, इस बात को केवल कोई पिता ही बता सकता है। चंदन का शरीर सूखकर लकड़ी हो गया था और उसकी आंखें भी अंदर को धंस गई थी, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वह अपने अंतिम सांसों को पूरा कर रहा हो। वह कमरे में अपने बेड पर लेटा था कि चड्ढा साहब ने अपने टूटे, निराश और टूटे कदमों से कमरे में प्रवेश किया। चंदन ने पिता को देखा तो उसके हाथ ऊपर उठ गए। मुंह से तो कुछ न निकला, इसलिए केवल हाथ से ही अपनी इच्छा प्रकट की। चड्ढा साहब ने चंदन का हाथ ऊपर उठा देखा तो वो दौड़कर उसके पास पहुंचे। सोफिया पास खड़ी थी। उसने सहारा देकर चंदन को तकिया के सहारे बैठाया। चंदन बैठ गया तो उसने अपने पिता से हाथों को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसने अपनी दीन आंखों से चड्ढा साहब को देखा।
दोनों हाथ जोड़े। चड्ढा साहब को ऐसा लगा मानो वह किसी बात की क्षमा कर रहा हो। चड्ढा साहब ने अपनी गर्दन हिलाई और आंखों से आंसू निकाले। चंदन की आंखें पहले ही सजल हो उठी थी और एक अंतिम नजर के बाद चंदन के दोनों जुड़े हाथ एक दिशा में लुढ़क गए। चंदन की आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया था। चड्ढा साहब का भी सांस रुक गया। उन्होंने चंदन को जोर से हिलाया और आवाज लगाई, लेकिन अब सब बेकार था। चंदन का शरीर अब मिट्टी बन चुका था। चड्ढा साहब ने अपने आप को दुनिया में अकेला पाया। उनका कलेजा फट पड़ा। उन्होंने चंदन को अपने झुर्रीदार हाथों से उठाकर सीने से लगा लिया और विलाप करने लगे। सोफिया भी पास खड़ी हो रही थी। उसने अपने मालिक के दर्द को सागर में डूबते हुए देखा तो उसने सहारा दिया और आंखें पोंछते हुए संभाला। चड्ढा साहब के मित्र संबंधियों को जवान बेटे की मौत का पता चला तो सभी उनके दुख में शरीक होने के लिए दौड़े आए। प्रिया भी आई और जब ऐश्वर्या ने सुना तो वह भी दौड़ी आई, लेकिन उसने ये किसी से न बताया कि चंदन की इस हालत को करने में उसका भी हाथ है। और क्योंकि उसके चंदन से सब तरह के संबंध रहे थे, इसलिए उसे अपने ऊपर भी शक सा हो गया और उसे भी अपना दिल बैठता सा नजर आया। चंदन का अंतिम संस्कार हो रहा था तो चड्ढा साहब एक लुटे राहगीर की तरह से आकर अकेले अपने बंगले में बैठ गए। आज इस दुनिया में उनके पास हर ऐशो आराम का सामान था, लेकिन उसका उपयोग करने वाला कोई न रहा था। कीमती से कीमती सामान आज उनके लिए रास्ते का पत्थर था। उन्हें संसार बेकार सा लग रहा था। वे अपने कमरे में बैठे हुए काफी गहन आत्म चिंतन में डूब गए। आखिर कमी कहाँ रह गई जो मुझे इस प्रकार की उजड़ी बगिया का माली बनना पड़ा है। कभी गहन आत्मचिंतन के बाद उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि यदि के जीवन के उस प्रारंभिक दौर में जब रुपया और पैसा कमाने की दौड़ में जुटे हुए थे, यदि उस समय बच्चों की सही संस्कार दिए गए होते तो शायद आज ये दिन न देखने को मिलता। इस तरह से उन्होंने अकेले इस शमशान का रुख न बनना पड़ता। उन्होंने अपनी गलतियों को महसूस किया और खूब जी भरकर रोए, लेकिन अब इस दुनिया में आंसू बहाने के कोई फर्क न पड़ने वाला था, क्योंकि अब चिड़िया खेत का दाना चुप कर उड़ गई थी। वह तो केवल उनके सामने बंजर भूमि थी, जिसमें दूर दूर तक उन्हें कहीं कोई हरियाली नजर नहीं आती थी। केवल सूखी जमीन ही जमीन नजर आती थी। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।